हाय फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ही पार्ट है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने पिछली एक्सरसाइज की वीडियो देख ली है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली समझ पाएंगे इसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो स्टेटमेंट को पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है भाई, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th के जो 10 स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसके अंदर, मैथमेटिक्स क्विज के अंदर। साथ ही बोला गया है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है भाई, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टेक पार्ट इन द क्विज। तो आपको बताना है कि कितने लड़कों ने और कितनी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। तो देखिए एक कंडीशन तो यहीं पर आ गई थी, आपको कंडीशन ही ढूंढनी है स्टेटमेंट में। तो एक कंडीशन तो यहां पर आ गई थी कि टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया क्विज के अंदर, 10 है। तो टोटल स्टूडेंट 10 में क्या क्या शामिल हो जाएगा भाई, लड़के और लड़कियां दोनों आ गई। ठीक है, तो लड़कियां की संख्या और लड़कों की संख्या दोनों का सम कितना है, 10 है। तो एक इक्वेशन तो इससे बन जाएगी। दूसरी कंडीशन कहां दी हुई है, दूसरी ये दी हुई है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। मतलब लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन यहां से बन जाएगी। तो स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम चलते हैं सॉल्यूशन पर। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे क्योंकि हमें तो पता नहीं है भाई नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। तो हमने लिख दिया लेट नंबर ऑफ गर्ल्स x और नंबर ऑफ बॉयज y। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो पहली कंडीशन में बोला था कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। तो भाई लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या दोनों का सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज किसके इक्विवेलेंट होने चाहिए, 10 के इक्विवेलेंट होने चाहिए, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 10 थे। इक्वेशन क्या बन गई आपकी, फर्स्ट बन गई है। अभी देख रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में बोला गया था कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दोनों में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स में से अगर हम नंबर ऑफ बॉयज को सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितने मिलेंगे, हमें 4 मिलेंगे। उसने बोला था कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है लड़कों से। तो नंबर ऑफ गर्ल्स में से हमने नंबर ऑफ बॉयज को माइनस किया तो इक्वल्स टू कितना मिला हमें, 4। इक्वेशन क्या बन गई, सेकंड। ठीक है, तो ये तो हो गया एल्जेब्रिकली। अभी हमें इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है और साथ ही इसका सोल्यूशन भी पता करना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है आखिर और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। तो देखते हैं हम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन को ले रहे हैं। पहली इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 10। सेम वैसे ही सोल्व करेंगे जैसा हमने पिछली वीडियो के अंदर किया था, पिछली एक्सरसाइज में किया था। टेबल ड्रॉ नहीं करेंगे हम सीधा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे x एक्सिस और y एक्सिस के और ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे भाई। तो पहले तो इक्वेशन फर्स्ट में हम x इक्वल टू क्या रख देंगे, 0। तो x की जगह मैंने रखा 0, तो यहां से मिला y और इक्वल टू कितना हो गया, 10। तो y इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 10 मिल गया है। तो पॉइंट क्या बन गया आपका, x की वैल्यू हमने रखी थी 0, y की कितनी हो गई 10। तो पॉइंट क्या बन गया, 0 10। उसके बाद हम y की जगह रखेंगे 0, पुट y इक्वल टू 0। तो x प्लस 0 इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो पॉइंट क्या बन गया आपका 10 0 बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पहली इक्वेशन के ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए हैं कि जो पहली इक्वेशन थी वो लाइन हमारी x एक्सिस को तो x इक्वल टू 10 पर इंटरसेक्ट करेगी और y एक्सिस को भी y इक्वल टू 10 पर इंटरसेक्ट करेगी। अभी हम चल रहे हैं इक्वेशन सेकंड पर। तो इक्वेशन सेकंड थी हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसमें भी ऐसा ही करेंगे, पहले y इक्वल टू 0 रख देंगे या x इक्वल टू 0 रख देंगे। ठीक है, दोनों में से कोई भी रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। x इक्वल टू 0 रखें आप, पहले x इक्वल टू 0 रखेंगे यहां पर। तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। माइनस का साइन है उधर जाएगा। ठीक है, तो 4 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, -4 आ गई है। अभी हम y इक्वल टू 0 रखेंगे, तो y की जगह 0 रखेंगे तो क्या होगा इक्वेशन में, x माइनस 0 इक्वल्स टू 4। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हैं सेकंड लाइन के। ये 0 हम किस लिए रखते हैं, ये मैं आपको पिछली वीडियो में क्लियर करा चुका था, फिर से बता देता हूं। क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो x की वैल्यू 0 होती है। इसलिए हम उन पॉइंटों को निकालने के लिए 0 रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इनसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। तो देखिए ये ग्राफ ड्रॉ किया हमने। x की वैल्यू आपने देखा था कि जब हमने फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व किया था तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 10, और y की भी कितनी आई थी, 10। तो इसलिए हमने ये 2 का गैप इसलिए लिया है क्योंकि 1 2 3 दिखाते तो नोटबुक से बाहर चला जाता। ठीक है, तो फिर ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, इसलिए हमने 2 2 का गैप ले लिया। तो नंबर ज्यादा हो तो गैप बढ़ा लिया करो।
तो फर्स्ट इक्वेशन को जब हमने सोल्व किया, एक्स की वैल्यू 10 आई थी, वाई की भी कितनी आई थी 10, तो ये 2 पॉइंट लगाए और इन दोनों को स्केल की हेल्प से हमने मिला दिया है। ठीक है, जब हमने सेकंड इक्वेशन को सोल्व किया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आई थी +4 और वाई की आई थी -4, तो उनको दोनों को भी हमने शो कर दिया यहां पर और दोनों को मिलाते हुए लाइन को आगे बढ़ा दिया है। अब ये दोनों लाइनें जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, यही आपका सोल्यूशन है। यहां पर यही क्या है, आपका सॉल्यूशन है। ये कॉमन पॉइंट आ गया दोनों लाइनों का। तो इस पॉइंट पर आप x की वैल्यू देख ले, तो इसको आप नीचे जब ड्रा करोगे तो यहां पर x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6 और 8 के बीच में 7 मिलेगा भाई। ठीक है, 6 और 8 के बीच में कितना मिल जाएगा, 7। तो x की वैल्यू तो कितनी हो गई, 7। ऐसे ही इस पॉइंट को जब आप इधर ड्रा करोगे तो 2 और 4 के बीच में जाकर के मैच होगा, तो 2 और 4 के बीच में कितना मिल गया, 3 मिल गया। अभी आप सोच रहे होंगे कि 6 और 8 के बीच में इंटीजर तो 7 है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा और भी तो काफी सारे नंबर होते हैं, वो क्यों नहीं हो सकते। देखिए बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो रेशियो के अंदर या डेसिमल नंबर में नहीं हो सकती। क्या होगा, तो पूरा नेचुरल नंबर होगा। तो 6 और 8 के बीच में तो नेचुरल नंबर 7 ही है, और इधर भी 2 और 4 के बीच में नेचुरल नंबर कितना है, 3। तो x की वैल्यू आपके पास हो गई है 7 और y की वैल्यू क्या हो गई है, 3 हो गई है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो आपके पास कितनी हो गई, x की वैल्यू 7 और y की 3। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने x लेट की थी, तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो कितनी हो गई है, 7, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 3 है। आंसर चेक करने के लिए आप इनका सम करा ले, क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितने थे, 10 थे। तो 7 + 3 कितना हुआ, 10 हुआ। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कंडीशन दिखा देता हूं। ठीक है, ये कंडीशन आपको समझ में आएगी तो बहुत ज्यादा काम आने वाली है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहली कंडीशन है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर हम जो लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब 2 इक्वेशन होगी। कैसी इक्वेशन होगी, लीनियर होगी, मतलब x और y की पावर 1 होगी, और 2 वेरिएबल होंगे उसमें x और y। ठीक है, तो उनके ये कोफिशिएंट लिखे हुए हैं। ठीक है, फिलहाल आप इनको याद कर ले। जैसे ही हम इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये कहां से आया, इनकी वैल्यू कहां से लिखेंगे, ये क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल कंडीशन देखें आप, जब इनका आप रेशियो निकालेंगे, ठीक है, तो अगर तीनों का रेशियो इक्वल आया, सॉरी नॉट इक्वल टू आता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब तीनों का रेशियो अगर डिफरेंट आता है तो उस केस में सॉल्यूशन तो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। देखिए, कुल मिला के 3 बातें होती है, सॉल्यूशन कैसा होगा, लाइनें कैसी होगी और इक्वेशन कैसी होगी। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। तो तीनों का रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो यूनिक तो सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि x की वैल्यू भी सिंगल होगी और y की वैल्यू भी सिंगल होगी। ठीक है, और लाइनें कैसी होगी, इंटरसेक्ट लाइन होगी। इंटरसेक्ट लाइन मतलब एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में इसमें देखा, केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी। तो ये दोनों लाइनें कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। तो आपने देखा सॉल्यूशन भी तो यूनिक ही आया, मतलब x की वैल्यू भी एक सिंगल आई और y की वैल्यू भी सिंगल आई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन कैसी होगी हमारी, कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। देखिए, जिस कंडीशन के अंदर, मतलब जिन इक्वेशनों का सॉल्यूशन पॉसिबल है तो उसमें इक्वेशन तो आपकी कंसिस्टेंसी होगी। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड इक्वेशन है, सेकंड कंडीशन है हमारी, इसमें हमने क्या किया है, तीनों का रेशियो अगर इक्वल आ जाए। देखिए, याद करना इजी होगा, इसमें तीनों का रेशियो इक्वल नहीं था, इसमें तीनों का रेशियो इक्वल है। तो तीनों का रेशियो अगर इक्वल आ जाता है तो लाइनें कैसी होगी, सॉरी सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, मतलब x और y की काफी सारी वैल्यू लिख सकते हैं हम। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और लाइनें कैसी होगी, कोइंसिडेंस लाइन होगी। तो कोइंसिडेंस लाइन क्या होती है भाई, लाइन के ऊपर लाइन। तो देखिए, सॉल्यूशन का कैसे पता लगता है भाई, कोई भी 2 लाइन के जितने कॉमन पॉइंट होंगे उतने उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो जैसे इंटरसेक्ट लाइन थी तो एक ही तो कॉमन पॉइंट था, केवल एक पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही थी, इसलिए यहां पर यूनिक सॉल्यूशन हुआ। लेकिन कोइंसिडेंस लाइन जो है वो लाइन के ऊपर लाइन है, तो हर पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही है, तो हर पॉइंट पर काट रही है, तो जितने पॉइंटों पर काटेगी उतने सॉल्यूशन। इसलिए यहां पर हमने बोला था कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और सॉल्यूशन तो है ना, चाहे यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो, तो सॉल्यूशन अगर पॉसिबल है तो इक्वेशन कैसी होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट इक्वेशन होगी। उसके बाद चलते हैं हम थर्ड कंडीशन पर। तो थर्ड कंडीशन में हमारे पास क्या है कि 2 का रेशियो तो इक्वल नहीं होगा, या फिर कह सकते हैं कि 2 का रेशियो इक्वल होगा, थर्ड का डिफरेंट होगा। ठीक है, 2 का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, और थर्ड का क्या होगा, डिफरेंट, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल हो और c1/c2 डिफरेंट हो, मतलब कोई 2 का इक्वल होगा, थर्ड का डिफरेंट होगा। तो ऐसे केस में नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन क्यों होगा भाई, अभी पता लग जाएगा। देखिए, लाइनें कैसी होगी, पैरेलल लाइन होगी, और आपको पता है पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेगी तब तक कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, और कॉमन पॉइंट नहीं आए तो सॉल्यूशन कहां से मिलेगा, क्योंकि
सोल्यूशन तो कॉमन पॉइंट से ही तो मिलता है, इसलिए नो सोल्यूशन हुआ। अब सोल्यूशन नो है, सोल्यूशन नहीं है इसका, तो इक्वेशन कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। तो आई होप आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार आप खुद से भी रिवाइज कर ले, आपको पक्का हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं इस पर बेस क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए तो इस एक्सरसाइज में आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। मैं आपको पहले थोड़ा क्लियर करा देता हूं कि सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये पीछे मैंने अभी जो कंडीशन आपको समझाई है उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो किसी के अंदर सॉल्यूशन पूछा जाएगा कि सॉल्यूशन कैसा है, किसी में पूछा जाएगा इक्वेशन कैसी है, या फिर किसी में पूछा जाएगा कि लाइन कैसी है। तो मैं इन्हीं क्वेश्चनों से आपको सारी बातें क्लियर करा देता हूं, तो उनको आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट लिया हमने यहां पर पूछा गया है कि जो लाइन है वो कैसी होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंस होगी। ठीक है, तो चलो चेक कर लेते हैं। द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन आर, दो लाइनों की इक्वेशन हमें दी हुई है। देखिए इक्वेशन लिखते समय आप एक चीज का ध्यान रखें, कई बार क्या होता है ये कांस्टेंट टर्म जो है ये इक्वल टू के उधर होती है, तो या तो आप पहले ही दोनों को इधर ले आए या दोनों को उधर रखें। ठीक है, या तो दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट उधर होनी चाहिए या दोनों के दोनों इधर होनी चाहिए। मैं आपको सलाह दूंगा क्योंकि आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे जो हम मेथड पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो आपका पहला काम यही रखो कि लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट अगर इक्वल टू के उधर है तो पहले उनको इधर ले आओ। ठीक है, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा किसमें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में। अभी हम कंपेयर कराएंगे इनको जर्नल इक्वेशन से, तो इनको थोड़ा याद कर लें, आप मेमोराइज कर लें। मैं अभी याद करा देता हूं वैसे तुम्हें ये। ठीक है, तो क्या होती है a1x प्लस b1y प्लस c1। तो यहां पर a1 b1 c1 जो है ना ये क्या है, कोफिशिएंट है भाई। यहां पर ये x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट है, और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। इनको जर्नल फॉर्म में लिख रखा है। ठीक है, ऐसे सेकंड इक्वेशन क्या होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 और इक्वल टू क्या है, 0। तो इनसे हम कंपेयर कराएंगे जिससे हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू मिलेगी। चलिए कंपेयर कराते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे, ये हमारी जर्नल इक्वेशन है, ये क्वेश्चन की गिवन इक्वेशन है। तो पहली को जब कंपेयर कराएंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर x का कोएफिशिएंट a1 है और यहां पर x के साथ कितना है, 9 है। तो a1 इक्वल टू कितना हो गया, 9। ऐसे यहां पर y के साथ है b1, तो यहां पर y के साथ कितना है, 3। तो b1 इक्वल टू कितना हो गया है, 3। ऐसे ही c1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन पर चलते हैं। तो x का जो कोएफिशिएंट है यहां पर कितना है, 8 और यहां पर x का कोएफिशिएंट कितना है, 18। तो 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। y का कोएफिशिएंट कितना है, b2, और यहां पर y के साथ कितना है, 6। तो b2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ही c2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24। तो ऐसा करके हमने क्या निकाल लिया है, इनके a1 b1 a2 b2 c2 के वैल्यू निकाल लिया। अब इनसे हम बनाएंगे रेशियो, क्योंकि रेशियो से तो हमें पता लगेगा कि कंडीशन कौन सी बनी। तो कैसे बनाएंगे भाई, a1 अपॉन a2। तो a1 की वैल्यू 9 थी, a2 की कितनी थी, 18। तो 9 अपॉन में 18 कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। ऐसे b1 अपॉन में b2, तो b1 कितना था, 3 और b2 कितना था, 6, कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 1/2 आएगा। ऐसे ही c1 अपॉन में c2 करेंगे, तो c1 कितना है आपका 12 और c2 कितना है 24, कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो आप देख सकते हैं भाई तीनों का रेशियो जो है वो इक्वल आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो अगर आपसे सोल्यूशन पूछा जाता है तो तीनों इक्वल है। तीनों इक्वल के केस में अभी मैंने पीछे कौन सा सोल्यूशन बताया था, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई लाइनें कैसी होगी, तो कोइंसिडेंस लाइन होगी, क्योंकि मैनी सोल्यूशन है तो लाइन के ऊपर लाइन है। ठीक है, तो कोइंसिडेंस लाइन होगी। और इक्वेशन पूछी जाती है तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स इक्वेशन होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अभी मैंने जैसे सेकंड कराया सेम वैसे ही करना है आपको। या तो आपसे इक्वेशन पूछी गई होगी वहां पर, या पर सॉल्यूशन पूछा गया होगा। सेम इसी प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन में भी यूज करना है उन्हीं चीजों को। भाई फोर्थ क्वेश्चन में एक्स्ट्रा चीज है कि ग्राफ वगैरह भी पूछ सकता है, आपसे पूछा गया है, मतलब ग्राफ भी पूछा गया है। तो ग्राफ के मैं आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन करा चुका हूं और एक क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो आई होप आपको ग्राफ क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो एक बार फिर से उन वीडियो को आप देख लें। ठीक है, तो मैं आपको वैसे साथ ही बता देता हूं कि ग्राफ के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के बहुत कम चांस होते हैं। ठीक है, तो अभी हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो बोला गया हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके पैरामीटर का क्या दिया हुआ है, हाफ दिया हुआ है भाई। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। दूसरी कंडीशन यहां पर आ गई है। पहली कंडीशन क्या आई कि पैरामीटर क्या है, हाफ। वो आपको गिवन है कितना, 36। पैरामीटर का हाफ कितना गिवन है, 36। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। और दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो आपको गार्डन की डायमेंशंस निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे, लेट लेंथ ब्रेथ ऑफ द गार्डन x, लेंथ ऑफ द गार्डन y। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो पहली कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, पहली कंडीशन में बोला गया है, ये वाली कंडीशन मैंने पहले लगाई है 4 मोर वाली। ठीक है, तो इसमें बोला गया था कि जो लेंथ है
वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों में कितने का डिफरेंस है, 4 का। तो लेंथ ज्यादा होती है, तो लेंथ कितनी है हमारी, क्या लेट की थी हमने लेंथ, y, और ब्रेथ क्या लेट की है भाई, x। तो दोनों में कितने का डिफरेंस है, 4 का, इसलिए हमने लिखा y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। अब देखिए x हमेशा लगभग हम आगे लिखते हैं, तो माइनस का x मैंने पहले लिख दिया, प्लस का y बाद में लिख लिया है, और इक्वल टू कितना हो गया 4। इक्वेशन क्या बन गई हमारी, फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में बोला गया था हाफ ऑफ द पैरामीटर, तो पैरामीटर का हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना होता है भाई, कितना गिवन है 36। वैसे पैरामीटर होता क्या रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल क्या था आपका, लेंथ क्या थी x, और ब्रेथ क्या थी y। तो आप देख सकते हैं 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना बच गया 36, और इक्वेशन क्या बन गई है, सेकंड बन गई है। ठीक है, अभी इनसे हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने का तरीका सेम वही रहेगा आपका। सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। एक बार x इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x की जगह से रखा 0 प्लस y इक्वल टू कितना हो गया 4, तो y की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 4। अब की बार y इक्वल टू 0 रखेंगे, तो y की जगह जब 0 रख देंगे तो माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। तो ये हमने पहली इक्वेशन से 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए। अभी हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन पर। तो यूजिंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो इसमें हमें एक बार x इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x की जगह जब 0 रखेंगे तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 36 हो जाएगा भाई। तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 36 आ गया। दूसरी बार हम y इक्वल टू 0 रखेंगे, तो y की जगह जब 0 रखेंगे तो x प्लस 0 कितना होगा, x ही होगा। तो x इक्वल टू कितना मिल गया है, 36 मिल गया है। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन के क्या हो गए हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अब इनकी एल से हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए ग्राफ हमारा, जब हमने फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले थे, तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आई थी प्लस का 4, और एक्स की आई थी माइनस का 4। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे और आगे बढ़ा देंगे, तो हमारे पास एक लाइन आ जाएगी। उसकी इक्वेशन भी आप लिख दिया करो, ताकि आपको याद रहे कि ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो थी हमारा, सेकंड जो इक्वेशन हमने सोल्व की, उसमें x की वैल्यू आई थी 36, और y की कितनी आई थी, प्लस का 36। तो इन दोनों को भी हमने मिला दिया है। आप देख सकते हैं मैंने 4 का गैप रखा है, क्योंकि 1 2 3 दिखाता तो 36 तक थोड़ा लंबा काम हो जाता। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर। तो जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, अगर ग्राफ में आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, तो ये ग्राफ आपको ग्राफ नोटबुक में बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो यहां पर थोड़ा इसमें क्लियर नहीं हो पाएगा कि हमारा एक्स और वाई की वैल्यू कैसे कितनी होगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में भी, कि आप ये कॉमन पॉइंट होता है, इसको नीचे की तरफ ड्रॉ कर लें, और इधर भी वाई की तरफ भी ड्रॉ कर लें। तो यहां पर जो एक्स की वैल्यू होगी, मतलब जहां पर ये पॉइंट आके मिलेगा, वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, और इधर वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो आप ग्राफ में बनाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा आपके पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है भाई, क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा नहीं, मैं आपको वैसे ही क्लियर करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये एक इक्वेशन गिवन है, तो इसके साथ की दूसरी इक्वेशन लिखनी है, जो ये कंडीशन दी हुई है उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, कंडीशन दी हुई है उनके अकॉर्डिंग। तो पहली कंडीशन दी हुई है कि इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। एक इक्वेशन तो ये गिवन है, दूसरी आपको ऐसी लिखनी है कि ये दोनों लाइनें कैसी हो, इंटरसेक्टिंग हो। तो आपको याद है कि इंटरसेक्टिंग का केस में जो रेशियो होता था, वो तीनों का क्या होता था, डिफरेंट होना चाहिए भाई। तो आप याद रखें कि अगर रेशियो इक्वल आने के चांस हो सकते हैं, अगर आप इनकी टेबल का नंबर यूज करेंगे तो। ठीक है, तो आपको रेशियो अगर डिफरेंट रखना है, तो उनकी टेबल का नंबर आप ना लिखें, और रेशियो इक्वल रखना है तो टेबल का नंबर लिख दें। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन में हमें रेशियो इक्वल नहीं रखना है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन ये थी, पीछे मैं आपको याद करा चुका हूं ये। ठीक है, तो हमें डिफरेंट रखना है, तो हम टेबल का नंबर नहीं लिखेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है 2, तो 2 की टेबल का नंबर नहीं लिखोगे आप यहां पर। ठीक है, तो हमने 3 लिख दिया, आप 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आंसर ये रहे, आंसर और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो काफी सारे आंसर हो सकते हैं इस केस में। तो कोई डिफरेंट नंबर लिखना है, 2 की टेबल का नहीं लिखना है, तो मैंने 3 यूज कर लिया, साथ में क्या लिख दिया, x। ऐसे ही 3 की टेबल का नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि रेशियो इक्वल बन सकता है अगर टेबल का नंबर लिख दिया, तो मैंने 5 लिख दिया। आप 7 लिख सकते हैं, या फिर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहां पर 8 की टेबल का नहीं लिखूंगा, तो मैंने -3 लिख दिया। तो इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब आप इनका रेशियो निकाल के देखेंगे ना, तो डिफरेंट ही आएगा। ठीक है, डिफरेंट आएगा, तो ये दोनों लाइनें कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग हो गई। अब सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, तो पैरेलल लाइन होनी चाहिए, तो 2 का रेशियो इक्वल होना चाहिए, तीसरे का क्या होना चाहिए, डिफरेंट। थर्ड वाली कंडीशन है ये। तो 2 का रेशियो अगर इक्वल लेके आना है, तो टेबल का नंबर यूज करना पड़ेगा। तो 2 की टेबल में 4 आता है, कितने पर आता है, 2 जा पर। तो आप दूसरा भी 2 जा पर ही लिखेंगे, तो 3 2 जा कितना होता है, 6। तो हमने 6 लिख दिया। अब इन दोनों का रेशियो इक्वल आएगा, आप निकालेंगे तब। और थर्ड को हमें डिफरेंट लेके आना है, तो टेबल का नंबर ना लिखें, आप 7 लिख दें, 5 लिख दें, 2 लिख दें। ठीक है, कोई डिफरेंट नंबर लिख दें, तो रेशियो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा तीसरे वाले का। ठीक है, तो ये कैसी, इन दोनों की कंडीशन अगर आप निकालोगे, तो ये वाली बनेगी, यानी कि पैरेलल लाइन की।
थर्ड कंडीशन में बोला गया है कि लाइन कैसी होनी चाहिए, कोइंसिडेंस लाइन होनी चाहिए। तो कोइंसिडेंस लाइन होनी चाहिए तो तीनों का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल। तो तीनों को टेबल के अकॉर्डिंग लिख दो। तो 2 2 जा हमने लिखा 4, 2 की टेबल में 2 पर पड़ी, तो 3 की टेबल भी 2 पर ही पढ़ोगे आप। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और 8 की भी 2 पर ही, और साइन भी सेम रखेंगे साथ में। तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16। अब इन दोनों का आप रेशियो निकालोगे ना तो इक्वल आएगा, और इक्वल आएगा तो लाइन कैसी हो गई, कोइंसिडेंस लाइन हो गई। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचता है इसमें 7, उसको मैंने सोल्व नहीं किया है, लेकिन थोड़ा हिंट दे रहा हूं आपको मैं। वहां पर क्या है, आपको 2 इक्वेशन गिवन होगी, उन दोनों इक्वेशन को जब आप सोल्व करेंगे ना तो दोनों इक्वेशनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, और उनसे आप ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ आने के बाद आपको दिख रहा है कि यहां पर एक ये ट्रायंगल सी शेप बन रही है, तो इसको आप सैडेड कर देंगे, क्योंकि उसने बोला है कि ट्रायंगल जो बने उसको सैडेड करो। तो हमने ये सैडेड कर दिया, थोड़ा कलर सा कर देना है इसके अंदर। ठीक है, और साथ ही उसने बोला है कि इसके तीनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट भी बताओ। तो आप देख लेंगे जब आप ग्राफ बनाएंगे तो यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू तो वो हो जाएगी, और y की यहां पर क्या होगी 0। ऐसे यहां पर देख लेंगे x की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव होगी यहां पर। ठीक है, तो x की कोई भी जो नेगेटिव वैल्यू हो वो हो जाएगी, और y की क्या हो जाएगी 0। और यहां पर इसको ड्रॉ करके देख लें नीचे की तरफ कि x कितना है यहां से, और इधर ड्रॉ करके देख लें कि यहां पर y कितना है। ठीक है भाई, तो वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही था, इस वीडियो में भी इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और बेल आइकन, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।